लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन किया था। 1 to 5 का। ओके, और ये अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 एनसीईआरटी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए। A 3 centimeter wire carrying a current 10 ampere is placed inside a solenoid। वायर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, उसका लेंथ है वायर, तो मीटर में 0.03 मीटर का वायर है। कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर ये वायर को रखा हुआ है। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रखा हुआ है। तो एक रफ डायग्राम इसका अगर हम बनाएं, किस तरह का सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए काम कर रहे हैं। तो एक सोलेनॉइड देखिए ऐसा बनाया हुआ है। सोलेनॉइड इसके अंदर एक दूसरे कलर से वायर बना लेते हैं, करंट कैरिंग वायर इस सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है। तो ये करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं, ये वायर है पिंक कलर से जो मैंने बनाया है। अब इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसमें करंट 10 एम्पियर है, ऐसे है। अब ऐसे ही क्यों रखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे रखना था सोलेनॉइड के एक्सिस के। और सोलेनॉइड का एक्सिस खुद ये ब्लू लाइन देखिए बना देते हैं। ये ब्लू वाला लाइन क्या है, सोलेनॉइड का एक्सिस है, ऐसे। तो इस ब्लू वाले लाइन के अलोंग ही सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये पिंक कलर का करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, राइट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर में 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन रहा है। 90 डिग्री का एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड लेफ्ट से राइट है और वायर परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखे हैं, यानी 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो म्यू नॉट एन आई हो गया। और फोर्स जब 90 डिग्री पे कोई वायर रखा हुआ रहता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है, आपको याद होगा। उस फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू DIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट IDL होता है। करेंट एलिमेंट यानी करंट का ही डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर वाले एरो के हेड से इंडिकेट किया गया है और करंट पिंक कलर वाले से इंडिकेट मैंने किया है। दोनों 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो फोर्स इक्वल टू आएगा BIL। अब B क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। और वैसा उतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट B का वैल्यू गिवन है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को मुझे लिख देना है 0.27 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितना पिंक वाले में फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। उसका लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में हम लिख देते हैं 0.03 मीटर। तो इतना ही फोर्स लगेगा उस वायर। तो फोर्स इक्वल टू आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का फोर्स लगा। अब इसका डायरेक्शन भी पूछा है क्या, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। फोर्स बोला है, यानी मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता होगा। तो दोनों बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो मैंने बता लिया। फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताना है आपको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखें। यानी अगर आप इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रखें, मैं यहाँ एरो एक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ और कलर ले लेते हैं रेड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस साइड में, इधर को है मैग्नेटिक फील्ड, को क्लियर करना पड़ेगा रेड वाले को F। इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तो सोलेनॉइड था ऐसे ऐसे ब्लैक कलर से, फिर पिंक कलर से उसमें एक वायर ऐसे रखा था, वायर में करंट ऐसा था।
और सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला था, ब्लैक से जो मैंने एरो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप कौन से फिंगर को रखेंगे? इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का। फिर मिडिल फिंगर को रखना है करंट के डायरेक्शन में, यानी पिंक वाले के डायरेक्शन। तो ब्लैक वाले एरो के डायरेक्शन में आप रखिए इंडेक्स फिंगर, और पिंक वाले के डायरेक्शन में आप मिडिल फिंगर को रखिए। तो थंब किधर आ रहा है? इनसाइड आ रहा है, प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है, राइट। तो फ्लेमिंग रूल लगा के हम मुझे पता चला कि फोर्स लग रहा है इनसाइड द प्लेन, यानी इससे अंदर जाता हुआ। और अंदर जाने को डॉट से, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। तो फोर्स क्रॉस यहाँ होगा, मतलब अंदर जाता हुआ, तो लिखेंगे इनटू द प्लेन। जिस प्लेन में ये एक्सिस और करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर जाता हुआ, या जो व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन के अंदर जाता हुआ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो क्लियर हो गया, ये 4.6 नंबर का आंसर हो गया। 8.8 इंटू 10⁻² न्यूटन, और डायरेक्शन हो गया इनटू द प्लेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4.7 को कर लेते हैं क्लियर ऑल ड्राइंग। 4.7 क्वेश्चन में है, two long and parallel straight wire A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere। दो स्ट्रेट वायर बना देते हैं, एक यही ग्रीन कलर से बना दिए, और दूसरा वायर बना देते हैं ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का वायर दोनों बना दिए। अब ये दोनों वायर में कुछ करंट दिया हुआ है, उसको इंडिकेट कर लेते हैं। इसमें करंट है ब्लू कलर वाले में 5 एम्पियर, और जो ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया करंट क्या हुआ है 8 एम्पीयर। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच मीटर में कितना आ जाएगा? ये गैप जो इन दोनों के बीच है तो मैं लिख सकता हूँ 0.04 मीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ये वायर ए है और ये वायर, तो इसके 10 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालना है। तो दो वायर के बीच, पैरेलल वायर में सेम करंट होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर इस फोर्स का करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो रिपेल करते, ये एक दूसरे को रिपेल करते। तो फिलहाल ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन में दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है? तो उस फोर्स का हम लोग बोलते हैं F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। 2πr ये फॉर्मूला है इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। एक वायर में करंट का जो डायरेक्शन है दूसरे वायर में उल्टे डायरेक्शन में करंट होता तो रिपल्सिव फोर्स होता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो यही होता है फोर्स का। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता होगा 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है, और I1 है 8 और I2 है 5 अपॉन 2πr। 2π लिख दिए और r दिया हुआ है दोनों के बीच का गैप 0.04, और लेंथ मुझे लेने के लिए बोला है कितने लेंथ पे? 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। इसमें कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? टर्म देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर ये 0.04 था तो इसको इससे कैंसिल किए तो ऊपर 100 ऊपर आ जाएगा, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको अब सिंप्लीफाई करें तो इसका फोर्स आ जाता है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। और ये कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है दो वायर में, तो अट्रैक्टिव, इन दोनों के बीच फोर्स कैसे लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, और फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों वायर के बीच का फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट 4.8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4.8 अब करेंगे हम लोग। A closely wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ सोलेनॉइड का है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 layers of winding
of 400 टर्न्स। एक एक टर्न 400 टर्न्स का 5 लेयर है, मतलब एक 400 टर्न है, फिर से 400 टर्न एक और है, ऐसे से है। तो ये सिचुएशन कैसा है, पहले इसके लिए डायग्राम हम बनाते हैं। क्या है, सोलेनॉइड, पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ऐसा है, वाइंडिंग ऐसे किया हुआ है, ऐसे एक वाइंडिंग किया हुआ है सोलेनॉइड। ये कितना टर्न है, ऐसा ऐसा 400, ऐसे से 400 टर्न किए। और यहाँ से यहाँ का लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ है 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 मीटर। लेकिन ये एक ही लेयर नहीं है, 5 लेयर बोल रहा है, 5 लेयर है ऐसा ऐसा। तो एक ब्लैक से बनाते हैं, अलग अलग कलर से देखिए लेयर बनाते हैं, एक ब्लैक से, फिर अब रेड कलर से ऐसे बनाते हैं। देखिए एक और लेयर बना देते हैं इसमें रेड कलर का, तो इसी के ऊपर एक और लेयर ऐसे से किया हुआ है। और सेम टर्न है 80 सेंटीमीटर में ही ऐसे से टर्न किया हुआ है, 400 वाइंडिंग किया हुआ है। तो ये तो 2 हो गया, अब तीसरा और करना है मुझे, तो ग्रीन कलर का एक्चुअली कर लेते हैं। तो तीसरा ग्रीन कलर का, वो भी इतना ही है, 400 टर्न है। ये ग्रीन वाला टर्न हो गया, कितना टर्न हो गया, 3 हो गया। 5 ऐसे से करना है ना। इस बार ब्लू करते हैं, चलिए ब्लू, ब्लू वाला भी 80 सेंटीमीटर तक 500 ऐसे से किया हुआ है वाइंडिंग, 500 टर्न्स है। और लास्ट एक टोटल 5 है ना, तो एक और करना पड़ेगा मुझे। तो एक ब्लू हो गया, एक येलो कलर के लिए कर लेते हैं, येलो कलर का वाइंडिंग कर लिए। ये भी 5 ऐसे से 400 टर्न किया हुआ है, ऐसे वायर को, इतना सारा वायर को टर्न बनाकर रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न 400, एक बार के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न 400 है। तो ऐसे से 5 अलग अलग किया हुआ है वायर का। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न पता है क्या हो गया, 5 इंटू 400, इतना टोटल टर्न हो गया, यानी कि 2000 टर्न्स हुआ। और लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8। तो इसमें मुझे जरूरत पड़ता है सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, यानी 0.8 मीटर। 2000 बाई 0.8, ये स्मॉल एन का वैल्यू हुआ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब क्या है क्वेश्चन में, देखिए द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। तो सोलेनॉइड का डायमीटर दिया हुआ है 1.8, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए, डायमीटर है 0.18 है, तो 0. क्या आ जाएगा बताइए, 0.018 मीटर, इतना आएगा डायमीटर, राइट। इफ द करेंट कैरिंग 8 एम्पियर, इसमें करंट कितना है, 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड। एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये होता है। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और स्मॉल एन देखिए यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल एन का वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ रख देंगे। कितना है स्मॉल एन, 2000 अपॉन 0.8, और आई करंट बता दीजिए कितना है, 8 एम्पियर है, यहाँ से लाकर रख देंगे 8 एम्पियर। अब ये सब सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे आपको मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो इसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। दिस इज आवर आंसर। So I hope you understood solution of this question also. 4.9 क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 4.9 में बोल रहा है कि स्क्वायर coil of side 10 centimeter consists of 20 turn and carries a current of 12 एम्पियर। तो स्क्वायर साइज का coil है, स्क्वायर साइज का, और 10 सेंटीमीटर, साइड 10 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर जैसा आइए हम बनाते हैं, स्क्वायर ऐसे बना लिए, स्क्वायर ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसका 10 सेंटीमीटर है, 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट 12 एम्पियर। इसका 20 टर्न है ऐसा ऐसा, ऐसे तो एक मैंने बनाया,
जैसे 20 बनाना है तो एक ब्लैक से बना है, उसके बाद एक और रेड के लिए बना देते हैं, फिर एक और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से बना देते हैं, इसके ऊपर ग्रीन कलर बना दिए। ये सब सेम लेंथ का है, मतलब एक के ऊपर एक है बनाया हुआ, अलग अलग रेडियस का नहीं है। फिर ब्लू कलर का बना देते हैं, एक और ब्लू कलर का ऐसे बना दिए, और भी कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर चलिए एक ले लेते हैं। ऐसा ऐसा कितना बनाना है मुझे, ऐसा ऐसा एक के ऊपर एक ऐसे रख के टोटल 20 टर्न्स है, और सब में करंट सेम फ्लो कर रहा है। ये करंट रहा है ऐसे, कितना एम्पियर कर रहा है सर करंट? 12 एम्पियर करंट। 10 सेंटीमीटर साइड है तो साइड को मीटर में लिखेंगे हम, 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर को। और नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो ये 20 टर्न्स है। और क्या क्वेश्चन में पूछा है आगे देख लेते हैं। 20 टर्न। Coil is suspended vertically and the normal to the plane of coil make an angle 30 degree with direction of uniform horizontal magnetic field 0.8 टेस्ला। यहाँ से यहाँ तक का क्या मीनिंग हुआ? इसको वर्टिकली रखा गया है तो coil makes angle 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। किसके किसके बीच का एंगल होगा? coil suspended vertically and normal to the plane। प्लेन का नॉर्मल जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, यानी एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ये है कि नहीं? coil suspended vertically and normal to the plane of the coil makes angle 30 degree with direction of uniform field। और यूनिफॉर्म फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द coil? टॉर्क का खाली फॉर्मूला देखिए, जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 99% क्वेश्चन खाली फॉर्मूला पे बेस किया हुआ है, कुछ खास नहीं है उसमें। टॉर्क का फॉर्मूला पहले ही ये इस चैप्टर में बता दिया गया है कि टॉर्क इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न और फिर बी आई ए, इतना होता है टॉर्क का फॉर्मूला। आई इंटू ए आपको याद भी होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आप याद कर सकते हैं। आई इंटू ए क्या होता है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क का फॉर्मूला है, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी क्रॉस ई। क्या था फॉर्मूला? पी क्रॉस ई। तो मैग्नेटिज्म में ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, पी के जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और ई के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ई क्रॉस एम क्रॉस बी होगा। और एम होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में 90 डिग्री एंगल है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 30 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री नहीं है। कितना एंगल दिया है क्वेश्चन में? 30 डिग्री एंगल। ये देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इस एंगल को मैं यहाँ 30 डिग्री लिख दे रहा हूँ, साइन 30 डिग्री। अब करंट इनटू एरिया, ये तो एक ही टर्न के लिए मैंने लिखा। अब ऐसा ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न 20 टर्न है, इसमें 20 से इंटू करेंगे तो टोटल टॉर्क निकलेगा ना, नेट टॉर्क। तो 20 से इंटू कर दिया मैंने, करंट दिया हुआ है 12, एरिया होगा, साइड दिया हुआ है 0.1 तो एरिया होगा 0.1 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.8, साइन 30 का वैल्यू सबको पता है हाफ होता है ना? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब बस इसको तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते ही कितना आंसर आ जाएगा करके देखिए ट्राई। 0.96 आना चाहिए न्यूटन मीटर, 0.96, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, 0.96 न्यूटन मीटर। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। एकदम इजी है ना, खाली फॉर्मूला बस याद रखना है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है टू मूविंग कॉइल, टू मूविंग कॉइल ऑफ टू मूविंग कॉइल मीटर्स, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है ये। M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो मूविंग कॉइल का दिया हुआ है कि कितना R1 है, रेजिस्टेंस कितना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, नंबर ऑफ टर्न, एरिया कितना है, और मैग्नेटिक कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये एक के लिए दिया हुआ है। फिर दूसरे के लिए हम दूसरे कलर से कर लेते हैं।
पिंक कलर से चलिए करते हैं। दूसरे का रेजिस्टेंस इतना, नंबर ऑफ टर्न इतना, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मूविंग कॉइल। तो दोनों का पूछा है डिटरमाइन द, इस लाइन पे अभी हम हैं ब्लैक से, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी ए में और बी पार्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी M2/M1, मतलब सेकेंड का पहले करना है पिंक वाले का, तब ब्लू वाले का करना है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर जहाँ पढ़ाया गया उस पेज पे ले चलते हैं फॉर्मूला के लिए आपको, और समझाने के लिए कि क्या ये सब टर्म टर्म का क्या यूज है, रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न, ये सब का क्या यूज है। तो एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो चलिए हम चलते हैं उस पेज पे। तो ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या होता है, यही नंबर ऑफ टर्न इसको बोल रहा है, 1 2 3, ऐसे वाइंडिंग किया हुआ रहता है इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के। तो ये नंबर ऑफ टर्न है ब्लैक से जो किया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न। और मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स टू मैग्नेट से ऐसे दिया गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये कॉइल है। ठीक, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे वाइंडिंग करके रखा हुआ है। अब जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा इसमें एक टॉर्क लगता है इस पे, और उस वो टॉर्क से कनेक्टेड एक नीडल होता है इस सॉफ्ट आयरन कोर से। तो इस पे टॉर्क लगेगा, ये ब्लैक वाले वाइंडिंग किया हुआ रेक्टेंगुलर वायर पे, तो ये पूरा रोटेट करेगा। तो ये नीडल भी रोटेट करता है, और यहाँ स्केल के ऊपर ये दिखाता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है करंट। इतना सा कंस्ट्रक्शन है इसमें। तो इसमें एक स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है, एसपी जिसको लिखा है स्प्रिंग। ये जब रोटेट करेगा तो स्प्रिंग में टॉर्सन प्रोड्यूस होगा, और स्प्रिंग का टॉर्सन फोर्स का फॉर्मूला होता है K/φ। वैसे ही जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं आप, तो के एक्स वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, तो यहाँ K/φ वो रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। और ये टॉर्क किसके इक्वल होगा, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है तो उस पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके इक्वल होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे देखिए दोनों कौन कौन सा इक्वल होना चाहिए। तो ये स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस, रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये NIAB, ये कौन सा टॉर्क है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो लग रहा है वो टॉर्क है। ये दोनों क्या होना चाहिए, टॉर्क इक्वल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सर इक्वल होना चाहिए। तो फाई इससे क्या मिलेगा, ये के इधर डिवाइड हो जाएगा तो फाई इक्वल टू NAB/K, एन नंबर ऑफ टर्न, इस वायर में कितना वाइंडिंग किए हुए हैं ये नंबर ऑफ टर्न, ए इसका एरिया रेक्टेंगुलर वायर का एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड जो ये नॉर्थ साउथ पोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और के स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट होता है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस आई को इधर डिवाइड कर देंगे ना, तो 5/I को ही करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब कितना एंगल, ये कितना एंगल निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहा है पर यूनिट इंक्रीज इन करंट। तो 5/I अगर करेंगे, इसको I डिवाइड इधर कर दिए तो क्या आ जाएगा बताइए, NAB/K, यही तो आएगा, I इधर चला जाएगा तो NAB/K। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 5/I, और वो फाइनली इक्वल हो गया NAB/K। अब इसी में करंट सेंसिटिविटी के बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो 5 फॉर्मूला क्या आया था पिछले पेज में, 5 इक्वल टू NAB/K आया था, और यहाँ I था। अब मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यहाँ वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। तो 5/V हो गया कि पर यूनिट वोल्टेज से कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ये, 5/V उसको बोलेंगे। तो ये I/V जो इधर है ना, I/V वो 1/R बन जाएगा, क्योंकि V/I क्या होता है, R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो यहाँ पे I/V R हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, एंगल डिफ्लेक्टेड बाय निडल इन कैल्वेनोमीटर अपॉन पर यूनिट वोल्टेज। तो ये R बन गया, देखिए I/V को मैंने क्या लिख दिया, नीचे R लिख दिया, 1/R लिख दिया। ठीक, तो इस 5/V का वैल्यू क्या है, NAB/KR, और 5/I क्या आया था, 5/I क्या आया था बताइए, खाली NAB/K आया था, है कि नहीं। तो एक और बात आप समझ सकते हैं कि करंट सेंस, नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न दोनों है इसमें।
तो नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में और में नॉट चेंज। तो व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न in galvanometer, moving coil galvanometer, then current sensitivity changes, but voltage sensitivity may or may not change. Okay? अब आइए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, एन बी ए अपॉन के इस करंट सेंसिटिविटी के लिए, और एन ए बी अपॉन के, और एक आर भी लिख देंगे अलग से वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। ठीक, अब हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ये समझने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ए पार्ट में करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो I इक्वल टू, अभी दोनों का मुझे करना है, 2/1 करना है, तो I2 करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, 5/I था, याद होगा आपको। और उसका वैल्यू क्या आया था करंट सेंसिटिविटी का, NBA अपॉन K आया था, है ना। तो 2/1 करना है मुझे, तो यहाँ K2 लिख देंगे, ये A2, ये B2, ये नंबर ऑफ टर्न सेकेंड केस में, डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस में मैंने N1, B1, A1 और K1, इसी के रेशियो का ही आंसर मेरा आ जाएगा, जो भी आएगा ये रेशियो। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ खास बात नहीं है। N2 मतलब दूसरी बार कितना नंबर ऑफ टर्न था ये बताना है। तो नंबर ऑफ टर्न क्वेश्चन में देखते चाहिए, 2 वाला सब लिखिए। तो सेकेंड M1 M2 है फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये सेकेंड के लिए है, ऐसे इतना सारा सिचुएशन मुझे लिखना है। तो N2 42 है, आप देख सकते हैं ये वाला टर्म 42। फिर क्या लिखना है, B, इसमें B है 0.5, तो 0.5 लिख देंगे इंटू A2 देखिए है 1.8 10 टू द पावर -3, 1.8 10 टू द पावर -3 अपॉन K2 कहाँ गया, K2 कांस्टेंट, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर्टिकुलर, स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है क्या, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, ओके। तो K2 को भी K ही लिख देंगे और K1 को भी K, तो ये इसको मार देगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखना है, N1 क्या है, अब इसको N1 को रेड कलर से चलिए करते हैं, ऊपर वाले का 1 है सब, रेड वाले का। तो N1 नंबर ऑफ टर्न देखिए 30 है, 30, तो 30 इंटू N1 हो गया। फिर B1 मैग्नेटिक फील्ड 0.25 इंटू 0.25 लिख दिए रेड से। फिर नंबर ऑफ टर्न भी हो गया, नंबर ऑफ टर्न। फिर और क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ टर्न के अलावे NBA एरिया चाहिए, एरिया 3.6 10 टू द पावर -3, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर बस ये देखिए सारा नॉन क्वांटिटी है, तो इसका रेशियो आराम से हम बना सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड करते ही आपको इसका आंसर आ जाएगा 1.4। तो से करंट सेंसिटिविटी का रेशियो क्या आ गया, 1.4 आया रेशियो। सो रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी इन coil 2 to coil 1 is 1.4। क्लियर। सेकेंड पार्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी, M2/M1 का वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला 5/V होता है, और उसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा कि होता था NBA तो कॉमन था दोनों में, और K, लेकिन यहाँ एक R लगा हुआ रहता था। तो 2 के लिए कर रहे हैं तो सब 2 2 2, ये भी 2 अपॉन नीचे 1 लिखना है, तो 1 B1 A1 और K1 और R1 ये लिखेंगे। अब दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो स्प्रिंग वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, K1 से ये K2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों K ही रहेगा, सेम मटेरियल का है। और बाकी के टर्म का सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो ये 2 वाला टर्म ये सब देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। N2 पहले क्या करना है मुझे, N2 ये वाला N2 B2 A2 ये सब करना है ना। तो आइए करते हैं, N2 है 42 इंटू B2 है 0.5, A2 कितना है 1.8 10 टू द पावर -3, ये देखिए A2 है, ये A2 अपॉन R2 रेजिस्टेंस है 14 ओम लिख दी, डिवाइडेड बाय, अब 1 सब लिखना है, देखिए 1 को हम अलग कलर से लिखेंगे, ऑरेंज कलर से चलिए लिखते हैं 1, ये वाला सब लिखना है 1 में क्या क्या है, N1 नंबर ऑफ टर्न कितना है बताइए 30,
30 नंबर ऑफ टर्न है इनटू B1 मैग्नेटिक फील्ड 0.25 इनटू और क्या है एरिया, एरिया 3.6 10 टू द पावर -3, 3.6 10 टू द पावर -3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम, रेजिस्टेंस 10। देखिए कुछ भी अननोन है क्या इसमें, नहीं, सब नंबर्स में दिया हुआ है। इस नंबर को आराम से आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको मिल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है 1, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1, बी का आंसर हो गया 1 और इसका आया था 1.4। तो क्लियर हो गया इसका आंसर, राइट। कैसे सॉल्यूशन मैंने बनाया, एकदम इजी था, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए 11 नंबर में, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, 1 गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, तो 6.5 गॉस में 6.5 × 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो जाएगा, इज मेंटेन्ड, an electron is shoot into the field with a speed of 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक 4.6 10⁶ मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, नॉर्मल टू फील्ड, फील्ड में 90 डिग्री पे थ्रो किया गया। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कल। पहले पाथ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, कैसा पाथ फॉलो करेगा वो। तो एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ले रहे हैं, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं आप। तो हम एक क्रॉस के जैसा मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, क्रॉस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मीनिंग आपको पता होगा, इनटू द प्लेन होता है, ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उसके अंदर जाता हुआ ऐसा। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप थ्रो करेंगे, तो ब्लैक कलर से हम इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐसे थ्रो करेंगे इस एरो के डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, राइट। अब फोर्स कैसे लगेगा आइए देखते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो। और भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस 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 और भी बना देते हैं, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इतना सारा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करके चेक कीजिए। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं फोर्स निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड रूल। तो क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, आप लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को रख, और इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, राइट साइड में। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, तो करंट लेफ्ट साइड में लेंगे, तो थंब देखिए नीचे आ जाएगा, मिडिल फिंगर को आप रखिए लेफ्ट साइड में, और इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ रखेंगे, इनसाइड द प्लेन। इंडेक्स फिंगर किधर रखना है, इनसाइड द प्लेन, राइट। तो फोर्स किधर आ रहा है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है ऐसे। तो ये करेगा क्या, इसको एक सर्कल में घुमाने, ये सर्कल में लाने की कोशिश करता है, ये इसको एक सर्कल में मूव करा देता है ये, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होता है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नीचे फोर्स लग रहा है। अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा होता ऐसे, तो उस पर फोर्स लगता इधर सेंटर की तरफ, फोर्स लगने लगता है। फोर्स किधर लगने लगता है उस पर, ऐसे सेंटर की तरफ। फिर वो जब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में होता, मतलब ऐसा होता, इस साइड में होता ऐसे, तो इस पे फोर्स लगने लगता है ऊपर की तरफ, ऐसे फोर्स लगने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है, सर्कल में स्टार्ट कर देता है ये घूमना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है। और थ्योरी में ये पढ़ाया गया है पहले से कि इसका डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस निकालना आसान है, आप नहीं भी पढ़े हैं थ्योरी तो आसानी से सीख सकते हैं। क्यू चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी हो गया। फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी, ये तो पता होगा सबको, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी होता है, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, है ना, mv²/r। तो इससे एक v से देखिए v कैंसिल हो रहा है, तो r इक्वल टू मुझे पता चल जा रहा है mv/qb, mv/qb। तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होता है r, mv/qb। तो आंसर इसका आ गया मेरा, रेडियस ही तो फाइंड करना था, तो mv
बाई क्यू बी। अब एम वी और क्यू बी क्या सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे? देखिए मास बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है क्या? ये देखिए दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वी। कितने वेलोसिटी से थ्रो किया गया है? ये 4.8 10⁻⁻6 यानी +6। 4.8 इंटू 10⁻⁶ इतने स्पीड से थ्रो किया गया था। वी भी मिल गया, एम भी मिल गया। क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का ये वाला 1.6 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे। और सबसे लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस नहीं रखेंगे, ऐसा यूनिट में रखना है ना, तो टेस्ला में रखेंगे। तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आंसर आ रहा है? रेडियस ये सिंप्लीफाई करते ही आ जाना चाहिए 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 4.2 सेंटीमीटर, राइट। इतना इसका रेडियस हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सभी क्वेश्चन देखिए, अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है, पूरा एक्सरसाइज खत्म है। तो ये 11 नंबर अभी कौन सा कर रहे थे? 11 किए। 12 नंबर 11 से रिलेटेड है, ये खाली फॉर्मूला लिखना है बस ये सारे क्वेश्चन में। आइए देखते हैं 12 क्या है। 11 तो हो गया, अब 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखते हैं फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं। फॉर्मूला तो पिछले केस में रेडियस हमने निकाला था mv बाई क्यूबी, राइट, यही था रेडियस। तो मुझे निकालना है इस बार फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें mv²/r, ये तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला है। और qvb, q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसलिए e लिख दिया। तो यहाँ से E और B अगर देखें, ये V से V तो कैंसिल हो गया, तो E इंटू बी क्या आ गया? mv/r आ गया। ये mv और r यहाँ डिवाइड कर दिए, mv/r आ गया, है ना। फिर फ्रीक्वेंसी तक मुझे लाना है, तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे। तो EB को आप लिख सकते हैं m और v को मैं लिख दिया r ओमेगा, और नीचे एक r पहले से ही था, राइट। तो ये r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये ओमेगा क्या होता है? ये 2πf होता है, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π अपॉन टाइम पीरियड, होता है ना सर्कल में। सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूमे तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2π/t और 1/tf होता है। तो ओमेगा की जगह पर आप लिख सकते हैं 2πf। तो ये E इंटू बी को मैंने लिख दिया m और ओमेगा को लिख दिया 2πf। अब f इससे मुझे पता करना है, तो f इक्वल टू ये E इंटू बी रहा यहाँ पे, और नीचे डिवाइड हो गया m इंटू 2π। ये m और 2π डिवाइड कर दिए इधर लगता है ना। अब बस सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सब कुछ दिया है। E मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 6.5 गॉस, यानी -4 मल्टीप्लाई कर दिए तो टेस्ला में बन गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और 2 और पाई का वैल्यू होता है 3.14। ये सब वैल्यू यहाँ पे रखकर और सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 18 मेगाहर्ट्ज। इतना फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 13 4.13। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, 20 टर्न है सर्कुलर कॉइल का, ओके, 20 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 6 एम्पियर। सर्कुलर कॉइल एक आइए बना लेते हैं, ये सर्कुलर कॉइल रहा। इसका नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, मतलब एक ही नहीं है, एक के ऊपर है, बहुत सारा है। मतलब एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल होगा, एक ही सर्कुलर कॉइल नहीं है, एक के ऊपर एक है, मतलब एक के ऊपर एक है, आप समझ लीजिएगा। ऐसे 2, ऐसे 3,
4 ऐसे बहुत सारा सर्कल बना हुआ है, सर्कुलर कॉइल है इस तरह का। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कार्टून जैसा बना देता हूँ, ऐसे बन गया है, इसलिए सर्कुलर कॉइल है। कितना टर्न है इसमें? 30 टर्न है नंबर ऑफ टर्न, और रेडियस है इसका 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर रेडियस बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब इसको वर्टिकली सस्पेंड किया। ओके, 60 डिग्री एंगल बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला, और ये 60 डिग्री एंगल, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाया है? 60 डिग्री। तो ड्राइंग क्लियर करके हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और क्या है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट पेज में, हाँ यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया विथ नॉर्मल टू कॉइल, यानी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 60 डिग्री का एंगल बना है ना, 60 डिग्री। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट अप्लाई टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो उतना ही मुझे उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा टॉर्क। तो ये कितना टॉर्क फील करता है, एक्सपीरियंस करेगा कितना टॉर्क? तो ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई बी ए और एंगल साइन थीटा, और ये एक टर्न के लिए है, और एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें सारा टर्म दिया हुआ है, जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सब दिया है। नंबर ऑफ टर्न भी दिया होगा क्वेश्चन में, पिछले पेज में ही देखिए नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ था कितना है कॉइल का। तो वो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट देखिए हम कर रहे हैं, जो जो दिया हुआ है वैल्यू। फिर 0.02 इतना दिया हुआ है एरिया का वैल्यू। फिर साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। एंगल कितना बनाया है? यहाँ देखिए दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट कर दिए। नंबर ऑफ टर्न, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, सब वैल्यू पुट कर दिए ना, और साइन भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए वो, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 3.133 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इतना टॉर्क लगता है। तो अगर उससे रोटेट होने से बचाना है तो आपको भी इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कि इतना टॉर्क लगाना है। बी पार्ट क्या है इसका? वुड योर आंसर चेंज, would your answer change if the circular coil were replaced by planar coil of some irregular shape that encloses the same area? एरिया सेम है, फॉर्मूला आइए देखते हैं कि शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। कैसा था फॉर्मूला? फॉर्मूला था NI BA साइन थीटा, यही था ना। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला है, इसमें शेप है ही नहीं, एरिया से मतलब है मुझे। ये बोल रहा है कि प्लेनर इरेगुलर शेप इनक्लोज द सेम एरिया। देखिए ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, सेम एरिया बोल रहा है, एरिया सेम रखना है। तो सर्कुलर रखिए आप, या रेक्टेंगुलर रखिए, या इरेगुलर शेप का रखिए, सबका एरिया जब सेम है तो ये टर्म सेम होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, करेंट भी सेम सब में है, नंबर ऑफ टर्न भी सेम रखना है, एंगल भी सेम रखना है। तो शेप कैसा भी हो, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इरेगुलर शेप, उससे इंडिपेंडेंट होगा। सारे केसेस में सेम टॉर्क लगेगा। तो इसका आंसर हो गया, वुड योर आंसर चेंज? तो आंसर हो गया नो, आंसर चेंज नहीं करेगा मेरा। इरेगुलर शेप रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। समझ गए ना ये? तो इसका आंसर हो गया पार्ट बी का, कि देयर विल बी नो चेंज इफ सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड विथ इरेगुलर शेप्ड कॉइल। ओके, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन इतना ही था, टोटल 13 क्वेश्चन ही था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।